अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम टर्निंग इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर तो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होती, फोर्स जो है वो इज एक्टिंग विद सम एंगल, अगर किसी एंगल के साथ फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो उसको हम पहले उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसका वो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करते हैं कि मोमेंट आर्म के साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसी को स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टॉर्क है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ ही स्टडी किया जाता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या कहती है? हाँ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हेड टू टेल रूल था एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ फोर्सेस हमें क्या चीज बताता है? एडिशन ऑफ फोर्सेस हमारे पास एक ऐसी चीज, ऐसा एक फिनोमेना है, ऐसा एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स है, चार वेक्टर्स है, तो उनको हम ऐड करके एक सिंगल वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। वो सिंगल वेक्टर जो है वो उन सारे के सारे वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा होता है, जो उसके अंदर उन सारे वेक्टर्स में होती है। इसी तरह रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसको उसके कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड करना है। वेक्टर हमारे पास एक गिवन है, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेक्टर है फोर्स का, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे पास एफ फोर्स है। मैंने उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। यूजुअली जो हम डिवाइड करते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्स कंपोनेंट, द सेकंड वन इज वाई कंपोनेंट। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन ऐसे किया जाता है, द मेथड इन विच वी रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और जो कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट आएगा तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन। कोई, लेट सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ए पॉइंट पर गया, और ये जो वेक्टर है ये फोर्स का वेक्टर है। अब इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जहां पे हेड है वेक्टर, फोर्स वेक्टर का, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो फोर्स थी, इसने कोई एंगल बनाया जिसको हम थीटा कहते हैं। अब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट्स मीन कि ये वाला कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट आ गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, ये एफ एक्स कंपोनेंट आ गया फोर्स का। फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, एक एफ वाई में और एक एफ एक्स में। अब इन कंपोनेंट्स की हम लोग वैल्यूज कैसे निकालते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर, या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर इस शेप को देखें तो ये जो शेप है, ये रेक्टेंगल की शेप बनती है। रेक्टेंगल की शेप में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हमारे पास तीनों आ गए। हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी आ गए। इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। बाय ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊं, ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक जो बेस बेस ओवर हाइपोटेनस हमारे पास बराबर होता है जी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि ओ ए, और यहाँ पे अगर मैं बी कह, तो बेस हमारे पास क्या है? ओ से लेकर बी तक, और हाइपोटेनस क्या है? ओ से लेकर ए तक। तो ये बराबर हो गया कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट पे आ जाए, ओ बी जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ओ ए जो है वो एफ वेक्टर के बराबर है, इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई एफ कॉज ऑफ थीटा।
इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस बराबर होता है साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए बी, हाइपोटेनस वही ओ ए, बराबर हो गया साइन ऑफ थीटा एफ ऑफ वाई और एफ साइन थीटा। इट्स मीन के इसका वाई कंपोनेंट फोर्स इंटू साइन ऑफ थीटा, मतलब जो भी एंगल है यहाँ पे 30 या 40 या 45 है 10 है 20 है, जो भी एंगल है उसके साथ एफ की मैग्नीट्यूड और एफ के साथ साइन ऑफ थीटा हम लोग ले लेंगे। अब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या कौन सी वैल्यू जो है इफेक्ट हो रही है। अगर तो आपने एक्स कंपोनेंट को स्टडी करना हो तो एक्स की वैल्यू को दे देंगे एफ कॉस ऑफ थीटा से, अगर आपने वाई कंपोनेंट को स्टडी करना हो तो हम एफ वाई साइन ऑफ थीटा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब हमने एक सिंगल वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लिया, उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब आपने फोर्स बतानी है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने क्या किया, फोर्स को डिवाइड किया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, अब हम फोर्स बनाएंगे उसके कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट से। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कह रहे हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास, हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए हैं, एक का नाम है एफ एक्स जिसको हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट, और दूसरा आया है एफ वाई जिसको हम कहते हैं वाई कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय थ्योरम एम। वी हैव, हमारे पास क्या आता है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है। यहाँ से अगर स्क्वायर रिमूव करें तो आ जाता है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे इसी ट्रायंगल को देख लेते हैं। यहाँ पे ओ ए, बेस क्या है ओ बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। दैट्स मीन यहाँ पे फोर्स आ गई एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर इन्हीं कंपोनेंट्स, पहले हमने फोर्स थी हमारे पास, हमने उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास फोर्स नहीं है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, तो उससे हम लोग फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एंगल अगर फाइंड करना हो, एंगल फाइंड करने का बहुत आसान सा तरीका है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है ओ बी। तो अगर मैं इसका एंगल निकालूं tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स, दैट्स मीन के थीटा अगर निकाले तो tan ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अगर आपने एंगल फाइंड करना हो तो वो एफ एक्स और वाई कंपोनेंट से आ जाएगा, अगर आपने फोर्स फाइंड करनी हो वो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट से आ जाएगा, और अगर आपने ये बताना हो कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके
और फिर उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके हम लोग फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एंगल मतलब कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्रीज में जा रही है फोर्स, वो भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या चीज होती है, यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो इतनी कोई बेसिक मतलब बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो इसीलिए इस टॉपिक के अंदर ही मैं आपको बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई चीज है वो बैलेंस है, कोई फोर्स है वो बैलेंस, या कोई भी बॉडी है वो बैलेंस है, तो उसके अंदर हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमेशा बैलेंस होता है एंड ये इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मतलब दो चीजें, फॉर एग्जांपल एक सीसॉ है, सीसॉ बैलेंस है, उसके अंदर ना कोई डाउनवर्ड ना कोई अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसके पास जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो दोनों का दोनों बराबर है, इक्वल है। दैट्स मीन कि वो जो बॉडी है वो उस टाइम पे बैलेंस कंडीशन में है। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या चीज बता रहा है, बॉडी बैलेंस कंडीशन में कब होगी, बॉडी इज बैलेंस्ड, कब बैलेंस्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए किस चीज के, क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जो बॉडी है या सम उनका किसके इक्वल होना चाहिए, जो दोनों का दोनों सम करेंगे तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होना चाहिए किसी भी पॉइंट के, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। उस टाइम पे जो बॉडी है वो बैलेंस कंडीशन में होगी। दोबारा से अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इस वीडियो का टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बाद हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और एक छोटी सी डेफिनेशन थी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की, वो भी मैंने आपको इस टॉपिक में बता दी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है या जिनको फिजिक्स समझ नहीं आती, या अगर ऐसा कोई टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा या आपको स्पेशल टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले और ये पता चले कि फिजिक्स वाकई ही इजी सब्जेक्ट